हेलो प्यारे व्यूवर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑसम. तो लेट्स बिगिन आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू द बुक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, हाँ, तो हम फिफ्थ चैप्टर अब रीड करेंगे इस वीडियो में. रीड मीन्स क्या, समझेंगे चीज़ों को जो लिखी हैं और क्या. चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं. और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, आपको कुछ समझ में आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियोस को, और लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. बस और क्या, हमें भी कुछ सिखा सकते हैं. चलो, क्या है चैप्टर फिफ्थ, क्या नाम है? सबसे पहले वही चैप्टर स्टार्टिंग बिफोर द चैप्टर हमें क्या समझना है. सबसे पहले हमें उसका नेम समझना है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेम ऑफ द चैप्टर. ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? नाम राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. व्हाट इट्स मीन, देखो इसका मतलब क्या है. फर्स्ट वर्ड देखो आप, फर्स्ट वर्ड क्या है? राज्य. राज्य मतलब क्या? स्टेट. राज्य, देखो यहाँ पे राज्य सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं यूज़ किया हुआ, जैसे क्या MP UP हरियाणा, इनके लिए यूज़ नहीं किया हुआ है. ये यूज़ करा है पूरे देश के लिए. समझ रहे हो? हाँ, तो वही जैसे गवर्नमेंट होती है ना, राज्य की भी डेफिनेशन दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. 2 आर्टिकल्स हैं. अभी इस चैप्टर में भी एक आर्टिकल दिया हुआ है 36 करके है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 20 नहीं 12, आर्टिकल 12 है, वो भी डेफिनेशन देता है ये स्टेट वर्ड की. ठीक है, तो वही, तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्य को निर्देशित करने वाले, मतलब डायरेक्शन देने वाले सिद्धांत हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. मतलब जो राज्य है, जैसे किस तरीके से हमें देश को चलाना है, किस तरीके, जब देश चलेगा तो उसमें किस तरीके की नीतियाँ होंगी, कैसे देश को एक स्टेबल तरीके से, स्टेबल पाथ प्रोवाइड करवाना है, उन्हें रास्ता प्रोवाइड करवाना है कि वो सही सुचारू रूप से डेवलप करती हुई, मतलब डेवलपमेंट करती हुई अपना आगे बढ़ती रहे. तो उसके लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, मतलब कुछ नीतियाँ हैं, कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. तो स्टार्ट करते हैं. और देखो इसमें डेफिनेशन में आप देखोगे ना, डेफिनेशन मतलब इसमें ये क्या बोलते हैं इसको, भूमिका, इंट्रोडक्शन. हाँ, तो इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ देखो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि इसमें ये बता रखा है कि भाई जो ये है, हाँ, सबसे पहले तो ये कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 36 से लेकर 51, हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक दे रखा है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये आर्टिकल है. ये मतलब टोटल 16 आर्टिकल हैं, 16 आर्टिकल्स हैं, 16 अनुच्छेद है, जिनमें ये प्रिंसिपल ऑफ, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के वो चीज़ें मेंशन की हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में. समझ रहे हो? हाँ, तो सबसे पहले बात ये हो गई. और कहाँ से लेकर 36 से लेकर 51 तक में मेंशन करा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ पार्ट में. फोर्थ पार्ट मतलब क्या? फोर्थ पार्ट क्या मतलब, जैसे अब हम इनके बारे में अभी जब हमारे जो पिछले वीडियोस थे, हाँ, जब हम फोर्थ चैप्टर कवर कर रहे थे, तो कौन सा चैप्टर था? फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का था. तो वो आर्टिकल के कौन से, मतलब जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कौन से पार्ट में दिए हुए हैं? थर्ड पार्ट में. समझ रहे हो? थर्ड पार्ट में हमारे वो दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ का दिए हुए हैं. फिर फोर्थ पार्ट है, उसमें हमारे ये दिए हुए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. समझ रहे हो? और एक क्या, और क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो ये जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत है, वो कौन से देश से लिए गए? अगर जब हमने वो जब फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट नहीं मतलब जब हम फर्स्ट चैप्टर सोर्सेस वाला कवर कर रहे थे, तो उसमें देखे थे ना हमने कौन कौन से देशों से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो उसमें क्या था, ये भी आया था ना, प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी आया था. तो कौन से देश से लिया गया था? वो लिया गया था आयरलैंड से. ठीक है, कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से. देखो यहाँ पे ये लिखा भी है, ये आयरलैंड से लिया गया. बस, और ज़्यादा कुछ है नहीं.
और एक बात और यहाँ पे ये होती है कि भाई जैसे अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, अपने मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की बात करते हैं, तो इनको संविधान में तो दिया हुआ है, और लेकिन संविधान में क्या एक प्रोविज़न किया हुआ है कि भाई अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, उनके खिलाफ केस कर सकते हैं, जो भी कर रहे हैं उनका उल्लंघन, ठीक है। लेकिन राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में ऐसा नहीं है। अगर ये किसके लिए बनाए जाते हैं, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो किसके लिए, ये सारे हैं गवर्नमेंट के लिए, जो हमारी सरकार है, सरकारों के लिए होते हैं ये राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। कि भाई अगर कोई गवर्नमेंट आ रही है, चुन के लोगों के द्वारा चुनकर उसे भेजा जा रहा है, तो वो किस तरीके से देश में किस तरीके की चीज़ें करे, उसका क्या दायित्व बनता है, किस तरीके से उसे काम करने चाहिए, क्या काम करने चाहिए, वो इसमें लिखे हुए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। लेकिन अगर सरकार वो अपने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं अगर उनको फॉलो नहीं करती, उनके अकॉर्डिंग अगर सही से काम नहीं भी करती, तो उसके खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। एक ये चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसके ऊपर ही इसके क्रिटिसाइज में किया जाता है, हमेशा इसका विरोध करा जाता है, ठीक है। चलो आपको अभी क्लियर हो गया होगा। इसमें हम मेन चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहला तो यही कि भाई राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ क्या होता है। देखो अर्थ तो अभी इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आप पढ़ोगे भी तो वही कि भाई शासन चलाने के लिए, मतलब क्या, शासन को चलाने के किस तरीके से शासन चलाया जाएगा, उसमें किस तरह, ओके हाँ, तो वही किस तरीके के नियम कानून। अर्थ भी तो देखो यही लिखला ना, अभी क्या अर्थ है इसका, जो अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया ना, तो वही मीनिंग है। अगर आप पढ़ोगे भी तो थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड चीज़ें ही होंगी कि भाई किस तरीके की शासन व्यवस्था चलानी है, अगर कोई सरकार चुन कर आती है तो उसे क्या क्या करना चाहिए, हाँ, किन कौन कौन से नियम कानून है, कौन कौन सी पॉलिसीज़, किस तरीके की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, और उसके मतलब जो होते हैं फॉरेन अफेयर्स होते हैं, विदेशी मामलों को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, सामाजिक चीज़ें कैसे करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वही उन्हीं का मतलब उन्हीं को ये बोलते हैं राजनीति के निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट करते हैं ना, डायरेक्शन देते हैं, सरकार को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक रास्ता देते हैं कि भाई इस तरीके से चलो, ये रहा रास्ता, आप इस रास्ते पर चलो, तो बस आपकी सरकार चलती रहेगी, सही से चलेगी, स्टेबल चलेगी, अपने देश में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो ये चीज़ तो यही बोलते हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं। तो यही मतलब लिख लेगा यहाँ पर, ठीक है। आप चलो फिर अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पे हमने उसमें क्या करा था, पिछले पेज में हमने मीनिंग का देख लिया था। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति, नेचर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मीन्स कैसा नेचर है, मीन्स जैसे अगर एग्जांपल लेकर बात करें कि भाई कोई इंसान होता है, कोई भी हो सकता है, लेडी हो सकती है, जेंट्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर हम एक तो वैसे होता है, नेचर क्या होता है, नेचर तो वही होता है ना, व्यवहार, उसका किस तरीके का बिहेवियर है, बिहेवियर नेचर में आ जाता है। तो वही भी किस तरीके का व्यवहार है इन नीति निर्देशक सिद्धांतों का ना, क्या क्या वैसे है उसका नेचर क्या। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लिखा है व्यापक क्षेत्र, व्यापक वाइड स्कोप, व्यापक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा व्यापक किस तरीके से हो गया, मतलब जैसे भाई कोई भी सरकार है जब वो काम करती है, कोई नीति वीति बना, मतलब क्योंकि देखो ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक बात से रिलेटेड है कि भाई तुम्हें क्या करना है, सिर्फ विदेशी मामलों से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है ना कि भाई तुम्हें विदेशी मामले इस तरीके से करने हैं, बस ये सिर्फ एक चीज़ से तो रिलेटेड नहीं है ना, ये हर चीज़ से रिलेटेड है। मीन्स क्या, सामाजिक कार्य कैसे होने चाहिए, राजनीतिक कार्य कैसे करने हैं सरकार को, अपने विदेशी मामले कैसे रखने हैं, और मतलब सुरक्षा से संबंधित कैसी चीज़ें रखनी है, हाँ, गृह मंत्रालय वगैरह की जो चीज़ें, सारी चीज़ें मेंशन हुई पड़ी हैं उसमें, किस तरीके से कैसे करना है। तो हो गया ना, ये वाइडर हो गया ना, एक बड़ा क्षेत्र हो गया ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हो गया ना। तो बस यही है और कुछ नहीं। सेकंड पॉइंट कहता है कि अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। क्या मतलब हो, ये मतलब ना जो पिछले उसमें पेज में हमने क्या पढ़ा था कि भाई जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको अगर भाई कोई उनका उल्लंघन करता है, उनको डिसोबेइंग करता है किसी के फंडामेंटल राइट्स को, तो हम कोर्ट्स में जा सकते हैं और कोर्ट्स उनकी रक्षा करता है। रक्षा मीन्स क्या, उनकी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी रक्षा करता है,
सरकार जो कोर्ट्स होती हैं, अदालत होती हैं, वो उनकी रक्षा करती हैं कि भाई अगर हमारे उल्लंघन होता है हमारे अधिकारों का, हम चले जाते हैं कोर्ट में, जा सकते हैं, कोर्ट फिर उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी करेगी। लेकिन इनके इसमें नहीं जा सकते, इसमें नहीं जा सकते भाई, जब कोर्ट के द्वारा इनको लागू नहीं करवाया जा सकता। जो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डिपेंड ऑन गवर्नमेंट, राज्य पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, जो न्यायालय हो गए उन पर डिपेंड नहीं करता। तो फोर्सफुली अदालतें इनको वो नहीं करवा सकती, फॉलो नहीं करवा सकती, नहीं आपको ज़बरदस्ती करना ही है, ठीक है। हाँ, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है शासन के आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें वही चीज़ें मेंशन है ना, आधारभूत सिद्धांत। देखो आधारभूत का देखो एक वैसे क्या मतलब लिखा, आधारभूत होता है कि भाई कोई भी घर बनता है, जब घर बनता है तो उसकी जो नींव होती है, नींव होती है ना, नींव डालते हैं फिर उसके ऊपर घर बनता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई सरकार को चलाने के, शासन को चलाने का जो नींव है वो ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो ही है आधारभूत सिद्धांत। एक नींव की तरह काम करते हैं कि भाई सरकार को शासन चलाने के लिए एक वही एक नींव की तरह काम करते हैं, मतलब एक उसके ऊपर फिर मजबूत चीज़ें बनाते जाओ। लेकिन मेन लक्ष्य वही रखो कि जैसे होता है ना कि भाई कोई भी गवर्नमेंट है, वो कोई भी पॉलिसीज़ बना रही है या कोई भी कुछ करती है, तो मेन पर्पज़ क्या होता है उसका? मेन पर्पज़ यही होता है ना कि भाई देखो, हम भ्रष्टाचार वाली चीज़ों का नहीं बात कर रहे, हम ईमानदारी वाली चीज़ों का बात कर रहे हैं कि भाई ईमानदारी से जो भी काम गवर्नमेंट के द्वारा करा जाता है उसका जो अंतिम स्रोत मीन्स क्या, लास्ट में एकदम मतलब सबसे अंतिम चीज़ किस लिए करा जाता है वो, कि भाई जो वेलफेयर के लिए। वेलफेयर मतलब क्या? लोगों की भलाई के लिए होता है कुछ भी काम, चाहे कुछ भी ले लो। अगर सड़कें बनवा रही है सब सरकार, और क्या कर रही है, सड़कें बनवा रही है, हॉस्पिटल्स बनवा रही है, और भी स्कूल्स बनवा रही है, क्या वही है ना, किसके लिए? जनता के लिए। तो वही हो गया ना आधारभूत चीज़ें। तो वेलफेयर, वेलफेयर मतलब क्या? कल्याण करने वाली जो सिद्धांत है वो एक मेन वो आधारभूत चीज़ हो गई ना। तो ये इस तरीके से कि भाई आप कुछ भी काम करो लेकिन आधारभूत चीज़ों को, आधारभूत चीज़ें हमारे ये फंडामेंटल मतलब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो प्रोवाइड करवाते हैं। फिर चाहे इनसे रिलेटेड और भी चाहे काम करते रहो, लेकिन मेन उद्देश्य मतलब मेन पॉइंट ये होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत वाले होने चाहिए, तो आप कुछ भी करो फिर ठीक रहता है। और फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? कानून बनाते समय इनका ध्यान रखना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि भाई आप कोई भी कानून बना रहे हैं, मतलब ये लाइन गवर्नमेंट के लिए कि भाई आप कोई भी कानून बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, एक्ट बना रहे हैं और कुछ प्रोविज़न कर रहे हैं, तो उसमें क्या हमेशा कुछ भी बनाओ उसमें किसका ध्यान रखो? उसमें ध्यान रखो कि भाई ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं मतलब उनका उल्लंघन ना हो, मतलब उनकी अनदेखी ना की जाए, इनको भी शामिल रखा जाए, क्योंकि ये अल्टीमेटली किससे रिलेटेड है? जनता के वेलफेयर से रिलेटेड है, हाँ, उनकी भलाई से रिलेटेड है। तो उनको ध्यान में रख कर नियम कानून बनाए जाने चाहिए। तो ये है हमारे स्कोप, मतलब ये मेन चीज़ें हैं इसकी, ये सॉरी स्कोप बोल दिया, ये नेचर, ये व्यवहार है इनका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। बड़े हैं, लागू अदालत द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं ये, और कानून बताते समय इनका ध्यान रखना चाहिए। ये क्या हो गया? एक नेचर हो गया, ये इनका व्यवहार हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, समझ रहे हो? क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। क्या होता है वर्गीकरण? वर्गीकरण होता है बांटना। देखो एक टोकरी है, बास्केट एक टोकरी है, तो उस टोकरी में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, हाँ, एप्पल्स भी है, बनाना भी है, और मैंगोज़ भी हैं, ऑरेंज भी है, ठीक है, ये सारे फ्रूट्स हैं उसमें।
और फिर क्या करें भाई, अब ये बोल दिया जाए कि भाई ये सारे इतने सारे हैं तो क्या हैं, तो सारे फ्रूट्स ही, तो इनको क्या कर दिया जाए, इनको अलग अलग कर दो, इस अलग अलग टोकरी में इनको कर दो। तो क्या कर दिया, वो सारे फ्रूट्स को, सारे थे तो सारे फ्रूट्स को अलग अलग मतलब डिवाइड कर दिया, इनको मतलब वर्गीकरण कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया उनका। तो ऐसे ये सिद्धांत तो सारे ही सिद्धांत हैं, लेकिन इनको क्लासिफाई कर दिया अलग अलग उनमें क्या मीन्स मेन मेनू, जैसे अभी ये हेडिंग्स दी हुई हैं, इन हेडिंग्स के बेसिस पर थोड़ा सा वो क्लासिफाई कर दिया। लेकिन देखो ये यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, जो ये है जैसे आप ये 5 पॉइंट्स देख भी रहे हैं, 5 पॉइंट्स देख रहे हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से नहीं क्लासीफाई करा गया, समझ रहे हो, इस तरीके से जैसे ये समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों संबंधी सिद्धांत या अन्य सिद्धांत, इस तरीके से क्लासीफाई नहीं किया गया, बस उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये मेंशन करे हुए हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मेंशन करा हुआ है, उन्हें बताया गया है। लेकिन जैसे अब इस चैप्टर में जो है इसको क्लासीफाई करके दे रखा है कि ताकि जो बच्चा जब पढ़े तो उसको इजीली थोड़ा समझने में थोड़ा इजी हो, है ना, तो बस इसलिए दिए हुए हैं। तो हमें इन्हीं पॉइंट्स को अब देखेंगे आगे। फर्स्ट क्या कहते हैं, और यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है जो हम अभी स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, अध्याय 4 मीन्स पार्ट 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में 16 अनुच्छेद हैं टोटल, ठीक है, तो उसमें इनका वर्णन करा गया। ठीक है, फर्स्ट देखो अब, हाँ देखो ये क्या है, आर्टिकल 36, सॉरी बच्चों, ये वाला वीडियो अभी यहीं पर रोकना पड़ेगा, लेकिन अभी नेक्स्ट वीडियो अभी इसी से यहीं से स्टार्ट करके अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप अगर इसको अभी इसको देख रहे हैं तो आप इससे रिलेटेड अन्य वीडियोस भी देख लोगे बाद में। मुझे नहीं पता ना कब देख रहे हो आप, लेकिन अगर बहुत टाइम पहले बाद में देख रहे होंगे तो फिर आपको इससे रिलेटेड आगे के जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, थोड़ा सा अच्छा लगा हो, तो आप सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट that you got. Thank you.